नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे हाथ में ये पेपर है। ये कागज़ क्या है आप जानते हैं? ये कागज़ है उसकी डिटेल जो प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में विदेश दौरे किए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में 72 देशों के 129 दौरे कर चुके हैं। 72 देशों के 129 दौरे पिछले 11 साल में, जिसमें से सबसे ज्यादा 9 दौरे अमेरिका के किए हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किए हैं, और चीन के 3 दौरे किए हैं। 3 बार चीन गए हैं, जबकि यूएई, फ्रांस और जापान और रशिया 5-5 बार प्रधानमंत्री गए हैं। 72 देशों के 129 दौरे 11 साल में। लेकिन सवाल आज देश पूछ रहा है, हासिल क्या? क्योंकि अभी जो दिखा इस देश को, इस दुनिया को, उसके हिसाब से तो ये दिखा कि ये 72 देशों के 129 दौरों का फायदा तो कुछ नहीं हुआ। जो आपने एक इमेज बनाई कि विश्व गुरु G20 में जैसे आपने बहुत बड़े बड़े बखान किए थे, लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी, बस दुनिया में अगली कोई सुपर पावर अगर अमेरिका और चीन को कोई टक्कर दे सकता तो वो भारत है, और पूरी दुनिया भारत के आगे झुक चुकी है, ऐसी इमेज बनाई थी। लेकिन एक भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने सारी इमेज धो के रख दी। पाकिस्तान जो एक भिखमंगा देश है, खाने के लिए पैसे नहीं है, लोन लेता रहता है, लोन पे जिंदा देश, उसके साथ कम से कम कहने को सही तुर्की, अजरबैजान और चीन जैसे देश खड़े तो हुए। भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल इस देश की जनता पूछ रही है कि वो विश्व गुरु का क्या हुआ। हम तो वर्ल्ड लीडर बनने वाले थे, हमें कोई फॉलो क्यों नहीं कर रहा, हमारे साथ क्यों नहीं कोई खड़ा? आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वो वही शख्स है जिसे प्रधानमंत्री विश्व की राजनीति में अपना सबसे गहरा दोस्त बताते थे। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर किसी देश के प्रधानमंत्री, खासकर भारत का प्रधानमंत्री, किसी और देश में जाकर चुनाव कैंपेन करता है। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, ये सब किए जाते हैं। लेकिन वही ट्रंप आज मोदी जी की किरकिरी करने में सबसे आगे खड़ा है। अगर आप मौजूदा हालात देखोगे तो आप पाओगे कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल के अपने शासन में इस वक्त पॉलिटिकली, कूटनीति से, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, आर्थिक नीतियों के हिसाब से, जिस एंगल से देखोगे, सबसे कमजोर स्थिति में इस वक्त नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आप इस नरेंद्र मोदी की कमजोर स्थिति की शुरुआत ठीक पिछले साल यानी जून 2024 में जब लोकसभा के चुनाव आए थे, जब बीजेपी को 240 पर लोगों ने रोक दिया था। पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने पर मजबूर हुए। लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा था कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो करेंगे, गणित कुछ बिठाएंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, मोदी जी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी की किरकिरी सबसे पहले ट्रंप ने उस वक्त शुरू करी जब ट्रंप चुनाव जीतते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है, लेकिन मोदी जी को न्योता नहीं मिलता। सबसे पहले ट्रंप मोदी जी को वहीं से दुनिया के सामने असलियत दिखाता, आईना दिखाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पे जाते हैं, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने ही ब्रिक्स देशों की बुराई ट्रंप कर रहे थे और जिस तरह से टैरिफ को लेके प्रधानमंत्री को सुनाया जा रहा था, वो अपने आप में अविश्वसनीय था कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो सारी बातें सुनी और ट्रंप ने डंके की चोट पे कहा, तुम हमसे टैरिफ वसूलोगे, हम तुमसे डबल वसूलेंगे। वहां भी देश चुप, सरकार चुप, बीजेपी चुप, अंधभक्त चुप। उसके बाद टैरिफ को लेकर लगातार ट्रंप भारत पे दबाव बनाते रहे। फिर बीच बीच में खबरें आ रही, ट्रंप ही खबरें जो है वो लीक कर रहे हैं। कभी कहते हैं वो भारत ने टैरिफ कम कर दिया, कभी कहते हैं भारत जीरो टैरिफ के लिए तैयार हो गया। हमारी सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहती। लेकिन दूसरी तरफ
जिस चीन के साथ वो टैरिफ वॉर पे लड़ना चाहता है, टैरिफ वॉर जो है वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहता है, उस चीन के साथ चुपचाप बातचीत करता है और मामला सेटल हो जाता है। चीन के साथ संबंध ट्रंप के अच्छे हो गए और इस चक्कर में लपेटा कौन गया? लपेटा गया भारत, क्योंकि अब उसी भारत में टैरिफ 0% करने को कह रहा है ट्रंप, लेकिन साथ ही एप्पल जो आईफोन बनाती है उस कंपनी को कह रहा है भारत में आईफोन मत बनाइए, क्योंकि भारत सेल्फ सफिशिएंट है, आप यूएस में बनाइए। यानी भारत से आप देने की बजाय भारत से छीनने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन्हीं ट्रंप के सहारे, इसी अमेरिका के सहारे इस नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत कुछ दांव पे लगाया है। ये जो मेक इन इंडिया नारा दिया गया था, मेक इन इंडिया सारा कुछ, ये उसी भरोसे था कि यूएस से की कंपनियां यहां पर आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो बेशक असेंबल करेंगी चीजों को, लेकिन मेक इन इंडिया का नाम दिया जाएगा और मेक इन इंडिया ब्रांड बन जाएगा, जो सुपर फ्लॉप हो गया। और अब जो बची खुची कसर है वो ट्रंप ने पूरी कर दी। ये तो रही आर्थिक मोर्चे पर जो विश्व में एक नाकामी भारत को फिलहाल नरेंद्र मोदी के राज में मिल रही है। दूसरी, आप पॉलिटिकल उस पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया। इस एक लाइन ने भारत की छवि को धड़ाम से नीचे गिरा दिया, क्योंकि ये लाइन सिर्फ लाइन नहीं थी। इस लाइन के साथ जो आगे अगले 2-3 बयानों में जो ट्रंप ने जोड़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को बराबर खड़ा कर दिया। पहलगाम पे अटैक होता है, पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा जाता है, उसके बारे में विश्व की कोई शक्ति पाकिस्तान को कुछ नहीं कहती। आतंकवाद का जो है वो भर्त्सना करते हैं कुछ देश, लेकिन पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो उन्हें एक ही तराजू पे तोला जाता है, बराबर रखा जाता है, और वो भी विश्व के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता। भारत पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच दुनिया के देश पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवाने के लिए हामी भर देते हैं। भारत को चुपचाप देखना पड़ता है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने दोनों को सौदेबाजी के जरिए राजी किया, यानी दबाव डाला कि अगर आपको ट्रेड करना है तो बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान की बात समझ में आती है। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, भूखा नंगा है, वो अमेरिका का दबाव झेल सकता है, ट्रेड से डर सकता है, ट्रेड वॉर से डर सकता है। लेकिन भारत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के, क्योंकि अभी मैं इसलिए कह रहा हूं बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के, क्योंकि सरकार ने अभी तक कुछ भी ऐसा पब्लिक को नहीं बताया, इस देश को नहीं बताया कि रिटर्न में कुछ हुआ है। इतना बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके आग्रह किया था, तब ये सीज फायर हुआ। मानते हैं, हमारी सेना के शौर्य पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन रिटर्न में कुछ हुआ है कहीं कोई जिक्र नहीं है, सब वर्बल है क्या? तो हासिल भारत को क्या हुआ? हासिल तो पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान को और कुछ नहीं। सैन्य ठिकाने बर्बाद हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो खाने के लिए जरूरी था आईएमएफ का लोन, वो तो मिल गया। पाकिस्तान को ये मिल गया दिखाने के लिए दुनिया में कि भाई भारत के साथ कोई नहीं है, मेरे साथ तो चाहे चीन खड़ा है, मेरे साथ तुर्की खड़ा है, मेरे साथ अजरबैजान खड़ा है। पाकिस्तान को दिखाने के लिए मिल गया। भारत किसको कहेगा कि मेरे साथ कौन खड़ा था? जिस अमेरिका के सहारे, जिस अमेरिका के लिए रूस जैसे पुराने दोस्त को छोड़ दिया, वो तो ना रूस साथ खड़ा हुआ ना अमेरिका साथ खड़ा हुआ। फिर हासिल क्या हुआ? नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर स्थिति में। फिर डोमेस्टिक में आइए, आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखिए, अब इस वक्त जो कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल किया है, ये जो जगह जगह तिरंगा यात्रा के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल इससे फायदा कुछ नहीं है। मुझे बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन इसमें ज्यादा नजर आ रही है, वरना सेना का शौर्य बताने की जरूरत क्या है? आपने वो किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो तो किसी ने देखा भी नहीं था, फिर भी आपने कहा, देश ने माना और आपको लैंडस्लाइड जीत दिलाई। इस बार क्यों जरूरत पड़ रही बताने की, जबकि सेना खुद रोज ब्रीफ करती थी?
सेना की बात पे सबको विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें बीजेपी को लग रहा था कि इस बार मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक से जो फायदा हुआ था उससे भी बड़े कैरेक्टर बन जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। पॉलिटिकली कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। अचानक सीज फायर से इस देश के लोग हतप्रभ रह गए। सब हैरान है कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ। अब उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए कवर अप करने की कोशिश की जा रही। गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सब इसमें लगे हुए हैं। गोदी मीडिया ने भी भारत की और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को डेंट पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जब देखा हमने 3-4 दिनों में किस तरह की खबरें, किस तरह की बकवास झूठी खबरें चलाई, इस्लामाबाद तक कब्जा करवा दिया गया था। इसने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की इमेज को डेंट पहुंचाया है। ऊपर से बची खुची असर बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री एक भारतीय सेना की डेकोरेटेड अफसर के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री, उन पर एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए कोर्ट को डांट लगानी पड़ती है। ऊपर से अब उसी मध्य प्रदेश के एक और मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम है जगदीश देवड़ा, विजय शाह के बाद जगदीश देवड़ा, वो एक और अजीबोगरीब बयान देते हैं जहां भारतीय सेना को नरेंद्र मोदी के पैरों पर नतमस्तक बता रहे हैं। जयपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान जयपुर का विधायक तिरंगे से नाक पोंछता हुआ पाया जाता है। दरअसल मोदी जी जितना ठीक करने जा रहे हैं ना, उतना ही गलत हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी मुझे ना 2010, 11, 12, 13 का वक्त याद आ रहा। उस वक्त जो मनमोहन सिंह सरकार थी, यूपीए 2, वो भी ऐसे ही थी। वो भी चारों खाने चित नजर आ रही थी। मनमोहन सिंह कुछ ठीक करने जाते थे, उसका उल्टा असर होकर दो चीजें और गलत हो जाती थी। चीजें हाथ में आने की वजह चीज और बिगड़ रही थी। उस वक्त मनमोहन सिंह सबसे अपने वीकेस्ट उस पे थे, पॉइंट पे थे। वैसे ही नरेंद्र मोदी आज मुझे अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर लग रहे हैं। सबसे गीली जमीन पर खड़े इस वक्त नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जितना बीजेपी या अपने संगठन के सारे या किसी और सारे कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ही फिसल कर 4 कदम पीछे आ रहे हैं। ये फिलहाल मुझे सबसे स्टिकी विकेट पे इस वक्त नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नमस्कार।